हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर 28 और 29 जून का। दोस्तों देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है करंट अफेयर के, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी कर देना ताकि वह भी हमारे चैनल से जुड़ सकें। और दोस्तों, अगर आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको डेली डोज मिलता रहेगा करंट अफेयर का, साथ साथ मैथ्स की वीडियो भी मिलती रहेंगी और अदर सब्जेक्ट की वीडियोस भी अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ विकल्प दिए गए हैं 10 जनवरी, 12 मार्च, 20 अप्रैल और 26 जून। हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर 26 जून। देखिए दोस्तों, हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1989 से मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में अवैध ड्रग का मूल्य प्रति वर्ष 322 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में एक ड्रग मुक्त दुनिया को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों विकल्प है नेपाल, चीन, ब्रिटेन और रूस। दोस्तों करेक्ट आंसर है यहाँ हमारा ब्रिटेन। इसको भी दोस्तों थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। देखिए, ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार, सबसे जरूरी चीज, बोरिस जॉनसन वहां के कौन है? प्रधानमंत्री हैं। बोरिस जॉनसन सरकार ने बच्चों के सेहत को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक टीवी आदि पर जंक फूड के विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक होगी। जंक फूड विज्ञापनों से जुड़े ये नियम अगले साल से लागू होंगे। बच्चों का हानिकारक भोजन से कम सामना हो, इस नियम का यही मकसद है। यह फैसला बच्चों में मोटापे का मुकाबला करने के व्यापक अभियान का हिस्सा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है। दोस्तों विकल्प है हमारे पास मोंटेक अहलूवालिया, रघुराम राजन, उर्जित पटेल और शक्तिकांत दास। दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है मोंटेक अहलूवालिया। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक अहलूवालिया को विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया। समूह का नेतृत्व संयुक्त रूप से मारी पांगेस्टू, सेला पाझिरबासियोग्लू और लॉर्ड निकोलस स्टर्न करेंगे। समूह का गठन विश्व बैंक और IMF द्वारा कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट के कारण किया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी फोर्थ क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सौरभ चौधरी और मनु भारत की भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता। दोस्तों विकल्प है हमारे पास कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर रजत पदक। सौरभ चौधरी और मनु भारत की भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप प्रतियोगिता की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। टूर्नामेंट के तीसरे दिन सौरभ और मनु को स्वर्ण पदक के मुकाबले में रूस की विटालिना बातसारा शकीना और आर्टेम चेरनोयुसोव की जोड़ी से 12-16 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जोड़ी 12-12 से बराबरी पर थी, लेकिन अंतिम 2 सीरीज गंवाने से स्वर्ण पदक से चूक गई। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के 5वें प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा 5वां प्रश्न है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की लिस्ट में निम्न में से किन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विकल्प है यहाँ पर पटना एवं मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ एवं भागलपुर, आगरा एवं कानपुर, इंदौर एवं सूरत। देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर है यहाँ पर इंदौर एवं सूरत। देश के 100 स्मार्ट शहरों में गुजरात के सूरत व मध्य प्रदेश के इंदौर ने बाजी मारी। उन्हें स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से नवाजा गया। उन्हें साझा पहला पुरस्कार दिया गया। साझा मतलब एक साथ इनको फर्स्ट रैंक इनकी आई है। 2019 में सूरत अकेला पहले नंबर पर था। इसमें मिशन के तहत 100 शहर चुने गए थे, जिनमें बिहार के 4 शहर पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और भागलपुर थे। स्मार्ट सिटी के चुनाव को लेकर मानकों का ध्यान रखा गया। इसमें सामाजिक पहलू, शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और जल जैसे कई मापदंड के आधार पर पुरस्कार दिए गए।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के छठवें प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा छठवां प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है। दोस्तों ये विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर नेपाल, भारत, चीन और पाकिस्तान। देखिए दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है यहाँ पर चीन। चीन ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है। नियमित अनुवर्ती उड़ानों के साथ मानव युक्त मंगल मिशन शुरू किया जाएगा। मंगल पर स्थायी रूप से बेस के निर्माण और इसके संसाधनों को निकालने के लिए दीर्घकालिक योजना के साथ मिशन शुरू किया जाएगा। यह महत्वाकांक्षी योजना मनुष्य को मंगल ग्रह पर लाने के लिए अमेरिका के साथ दौड़ को तेज करेगी। चीन ने 2033, 2035, 2037 और 2041 आदि के लिए मंगल ग्रह पर मानव युक्त मिशन की योजना बनाई है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के सातवें प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक निम्न में से कौन बन गए हैं। दोस्तों विकल्प दिए गए हैं साजन प्रकाश, श्रीहरि नटराज, कुशाग्र रावत और संदीप सेजवाल। यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है साजन प्रकाश। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। उन्होंने रोम में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई मुकाबले में 1 मिनट 56.38 सेकंड का समय लिया, जबकि ओलंपिक में शामिल होने की योग्यता के लिए 1 मिनट 56.48 सेकंड की सीमा निर्धारित की गई थी। टोक्यो में ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होंगे और 8 अगस्त तक चलेंगे। कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया गया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आठवां प्रश्न है, तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की एलिना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित कर कौन सा पदक जीता। दोस्तों यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हुए हैं रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों हमारे इस प्रश्न का उत्तर है स्वर्ण पदक। दोस्तों इसको भी थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की एलिना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। दीपिका कुमारी ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते। पेरिस में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के मिक्स्ड में अतानु दास और दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। इन दोनों भारतीय तीरंदाजों ने फाइनल में नीदरलैंड की टीम को 5-3 से पराजित किया। देखिए दोस्तों अगर आपको हमारे प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारी वीडियो का अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के 9वें प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल एक बार फिर से कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों विकल्प हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों 1 साल। देखिए दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल फिर से 1 साल के लिए बढ़ा दिया। अब वेणुगोपाल अपने पद पर 30 जून 2022 तक बने रहेंगे। इसके पहले 2020 में उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। तो इस तरह से उनका यह दूसरा एक्सटेंशन है। के वेणुगोपाल को 1 जुलाई 2017 को भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया गया था। उन्होंने भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में 3 साल के लिए शपथ ली थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों विकल्प है हमारे पास पृथ्वी, अग्नि प्राइम, निर्भय और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर अग्नि प्राइम। देखिए दोस्तों थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने दोहरी मार करने वाली अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक 2000 किलोमीटर तक है। DRDO ने उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस भारतीय ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों यहाँ विकल्प दिए गए हैं मनु भाकर, हिना सिद्धू, राही सरनोबत और चिंकी यादव। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है राही सरनोबत। भारतीय निशानेबाज राही सरनोबत ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि युवा खिलाड़ी मनु भाकर 7वें स्थान पर रही। मौजूदा विश्व कप में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक जबकि कुल चौथा पदक है। इससे पहले भारतीय निशानेबाजों ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों विकल्प है मिताली राज, स्मृति मंधाना, सैफाली वर्मा और अंशुला राव। दोस्तों हमारा जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वह है अंशुला राव। देखिए दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेटर अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल हो गई। यानी कि देखिए ड्रग वगैरह लेते हैं जो खिलाड़ी उनके लिए डोप टेस्ट होता है जो नशे में होते हैं। तो ये जो भारतीय महिला क्रिकेटर अंशुला राव हैं ये डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं।
जिसके बाद नेशनल एंटी डोप एजेंसी नाडा ने उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अंशुला डोप टेस्ट में फेल होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली अंशुला के दोनों सैंपल की टेस्टिंग के बाद यह फैसला लिया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे आज के 13वें प्रश्न को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विकल्प हैं दोस्तों हमारे पास 29 जून, 10 जनवरी, 12 मार्च और 20 अगस्त। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है 29 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण दिवस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद पी.सी. महालनोबिस के आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। यहाँ दोस्तों सम्मान लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिसटाइप है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्धारण में पी.सी. महालनोबिस की भूमिका के बारे में जनता में विशेषकर युवा पीढ़ी में जागरूकता जगाना तथा उन्हें प्रेरित करना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के 14वें प्रश्न की ओर। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है? दोस्तों विकल्प हैं 8.6%, 7.6%, 9.6% और 5.6%। दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वह है 9.6%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 9.6% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने इसके 10.1% रहने का अनुमान लगाया था। हालांकि यह दर 31 दिसंबर 2021 तक भारत द्वारा अपनी पूरी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने पर निर्भर करेगी। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे अगले प्रश्न यानी 15वें प्रश्न को। दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है? दोस्तों विकल्प है 2022, 2025, 2030 और 2028। यहाँ जो विकल्प सही है वह है दोस्तों 2022। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहली स्वदेशी विमान वाहक IAC-1 को 2022 तक चालू करने की योजना है। एक बार चालू होने के बाद वाहक को भारत के पहले विमान वाहक की याद में INS विक्रांत के रूप में नया नाम दिया जाएगा। IAC-1 वाहक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि केरल में एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बनाया जा रहा है। इसमें डिजाइन से लेकर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले स्टील से लेकर प्रमुख हथियारों और सेंसर तक लगभग 75% स्वदेशी सामग्री शामिल है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी यानी 16वें प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा 16वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने विशाल बेहतन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया, जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? दोस्तों विकल्प है हमारे पास नेपाल, रूस, भारत और चीन। दोस्तों हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है चीन। इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चीन ने विशाल बेहतन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया, जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। बेहतन जल विद्युत परियोजना का निर्माण चाइना की 3 गोर्जेस कॉर्पोरेशन ने किया, जो दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्लांट का संचालक है। इस परियोजना की कुल स्थापित क्षमता 16 मिलियन किलोवाट है। तो चलिए दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। अब दोस्तों एक आपके लिए होमवर्क है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और दोस्तों अगर आपको हमारे आज के प्रश्न पसंद आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।